स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है, राइट। तो इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी को कवर करते हुए फर्टिलाइजेशन को डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्टिलाइजेशन में होता क्या है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं यानी स्पर्म और ओवम वो फ्यूज करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसके रिजल्टेंट जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और वो जाइगोट फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू एक नए यंग वंस के फॉर्म में उसका बर्थ होता है डेवलपमेंट के बाद, राइट। तो ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, ये होल प्रोसेस, ये होल इवेंट किस तरह से होता है फीमेल बॉडी के अंदर, हम लोग जानते हैं। चूंकि ह्यूमन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो फर्टिलाइजेशन का जो पूरा इवेंट है, जो पूरा घटना चक्र है, वो फीमेल के ही बॉडी में होगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया फर्टिलाइजेशन क्या है। उसके बाद आता है कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो होता कहाँ है, यानी फर्टिलाइजेशन का जो साइट है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फीमेल के बॉडी में किस पार्ट में होता है। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट के एम्पुला में होगा। एम्पुला आपको याद होगा, फैलोपियन ट्यूब का जो वाइडर पार्ट होता है, चौड़ा भाग होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एम्पुला, और उसी एम्पुला में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक टर्म डिस्कस किया है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन किसे कहेंगे हम लोग? इंसेमिनेशन कहा जाता है कि जब मेल सीमेन को डिस्चार्ज करता है फीमेल के जेनिटल ट्रैक में, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन के थ्रू जब सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है फीमेल बॉडी में, तो उसमें जो, अगर मैं स्पर्म के नंबर की बात करूं तो लार्ज नंबर में स्पर्म होता है, यानी सिंगल इजाकुलेशन में मेल 200 मिलियन से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करते हैं, यानी सीमेन में, सिंगल इजाकुलेशन में सीमेन के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, लेकिन 200 से 250, लगभग 200 से 250 स्पर्म ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम के पास। तो आप सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। तो जब जाता है फीमेल के जेनिटल ट्रैक में, जब इंटर करता है स्पर्म, जब जाता है, तो वहां का जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट कंप्लीटली अनफेवरेबल टाइप का होता है स्पर्म के लिए। यानी आप ये कह सकते हैं वहां पे काफी सारे दुश्मन प्रेजेंट होते हैं, काफी सारे दुश्मन पाए जाते हैं वहां पे स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सबसे पहला दुश्मन तो आप बोल सकते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक का जो एसिडिक इन्वायरमेंट है, वो एसिडिटी को स्पर्म टॉलरेट नहीं कर सकता है, तो एक लार्ज नंबर में स्पर्म एसिडिटी की वजह से भी डिस्ट्रॉय होते हैं। और यूटेरस के अंदर ही वो जो जेनिटल ट्रैक है फीमेल का, वहां पे कई सारे फेगोसाइटिक सेल भी होते हैं जो फैगोसाइटाइज कर जाते हैं, खा जाते हैं, निगल जाते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं स्पर्म को। तो इन सारे वजहों से, इन सारे वजह से काफी लेस नंबर में, यानी लगभग 200 से 250 स्पर्म ही सिर्फ फैलोपियन ट्यूब में ओवम तक पहुंच पाता है ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना क्रिटिकल टाइप का प्रोसेस है, कितना टफ प्रोसेस होता है ये फर्टिलाइजेशन का, राइट। तो जब स्पर्म जाता है ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर, तो वो ओवम आप बोल सकते हैं कि एक बहुत ही महंगा, ठीक है, एक बहुत ही महंगा एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर एक प्रॉपर्टी, काफी महंगी चीज है, राइट। तो महंगी चीज के आसपास तो सिक्योरिटी होती है, तो उसी तरह से जो ओवम है, जो सेकेंडरी ओसाइट है, उसके आसपास भी एक टफ सिक्योरिटी होती है, यानी ओवम्स के जो लेयर है सेकेंडरी ओसाइट के, काफी लेयर्स होते हैं, और उसे ब्रेक करना जरूरी होता है। अगर स्पर्म उसे ब्रेक नहीं करेगा तो स्पर्म ओवम के अंदर, सेकेंडरी ओसाइट के अंदर इंटर नहीं कर सकता है, और अगर इंटर नहीं करेगा तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कभी भी सक्सेसफुली नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब स्पर्म जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक के जो सिक्रेशंस होते हैं, जो केमिकल सिक्रीट होते हैं, वो स्पेशली एक्रोसोम के, स्पर्म का जो हेड पार्ट पे कैप-लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम, उसे वहां पे जो है कुछ कवर्ड होते हैं, ठीक है, उसे वो वॉश कर देता है, हटा देता है वो सिक्रेशन, जिसके वजह से स्पर्म एक्टिव हो जाता है, और उसके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाती है स्पर्म के अंदर कि अब वो जाके सेकेंडरी oocyte के सिक्योरिटी सिस्टम को, यानी सेकेंडरी oocyte के ओवम को तोड़ सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये होल प्रोसेस, ये होल जो मैकेनिज्म है, ये किस तरह से वर्क करता है, राइट। तो यहां देखिए, ये हो गया आपका ग्राफियन फॉलिकल,
और इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये है हमारा सेकेंडरी oocyte, राइट, सेकेंडरी oocyte। तो जब ओवुलेशन होता है, आपने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन जब एलएच का लेवल पिक पर होता है तो ग्राफियन फॉलिकल्स के जो लेयर हैं वो ब्रेक कर जाते हैं, जिसके वजह से सेकेंडरी oocyte क्या होता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन। तो ओवुलेशन क्या, सेकेंडरी oocyte क्या हुआ, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, ठीक है। अब इस सेकेंडरी oocyte पे इस तरह के लेयर होते हैं, इसे हम लोग, ये हो गया आपका सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte। और यहाँ पे मैंने एक लेयर बनाया, इसे हम लोग कहेंगे जोना पेल्यूसिडा, क्या कहेंगे, जोना पेल्यूसिडा। इसके बाद एक और लेयर होता है जिसे हम लोग कहते हैं कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा, राइट। वही मैं सिक्योरिटी सिस्टम की बात कर रहा था कि ये जो सेकेंडरी oocyte होते हैं ये प्रोटेक्टेड होते हैं ये दो इंपॉर्टेंट लेयर से, जिसे हम लोग बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडियाटा, राइट। तो जब ओवुलेशन का प्रोसेस हो जाता है, सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है अपने पूरे कंटेंट के साथ, जब सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, एम्पुला में आ जाता है, और फिर कैपेसिटेटेड स्पर्म, राइट, ये ध्यान में रखना है कि जो स्पर्म कैपेसिटेटेड है, मैंने अभी आपको कैपेसिटेशन बताया था कि जो स्पर्म एक्टिव हो चुका है सेकेंडरी oocyte को ब्रेक करने के लिए, उसे हम लोग कहेंगे कैपेसिटेटेड स्पर्म। तो जो कैपेसिटेटेड स्पर्म है वो अब आता है सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में, और यहाँ पे एक रिएक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्रोसोमल रिएक्शन, राइट। एक्रोसोम आपको याद होगा, स्पर्म के जो हेड पर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हमने एक्रोसोम कहा था। तो जब एक्रोसोम इसके कांटेक्ट में आता है, एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, तो एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान एक्रोसोम से कुछ केमिकल्स सिक्रीट होते हैं और उस केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं स्पर्म लाइसिन, ठीक है। एक्रोसोमल रिएक्शन में एक्रोसोम से कुछ केमिकल्स सिक्रीट होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं स्पर्म लाइसिन, और इस स्पर्म लाइसिन में इंक्लूड किया जाता है हियालुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जोना लाइसिन। ये डिफरेंट टाइप के केमिकल्स अलग अलग तरह से एक्ट करते हैं सेकेंडरी oocyte के ऊपर। जैसे हियालुरोनिडेज जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जो फॉलिकुलर सेल्स पाए जाते हैं सेकेंडरी oocyte के ऊपर, उस पर एक्ट करता है, उसको डिसॉल्व करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ताकि ये जो एरिया है वो क्लियर हो सके, खाली हो सके स्पर्म के एंट्री के लिए। दूसरा यहाँ पे मैंने एक केमिकल्स का नाम दिया है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। इस कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम का काम होता है कोरोना रेडियाटा को डिसॉल्व करना, कोरोना रेडियाटा को गलाना, कोरोना रेडियाटा को तोड़ना। और फिर एक केमिकल्स है यहाँ पे जोना लाइसिन। ये जोना लाइसिन का काम होता है जोना पेल्यूसिडा को तोड़ना, ताकि स्पर्म इजिली अंदर इंटर कर सके, राइट। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में स्पर्म लाइसिन रिलीज होगा, जिसमें हियालुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जोना लाइसिन होंगे। ये सारे केमिकल्स मिलके सेकेंडरी oocyte के जो लेयर है उसको ब्रेक करते हैं ताकि स्पर्म इंटर कर सके, राइट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पर्म जब इंटर करता है तो स्पर्म में तो 4 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। लेकिन आपको याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म का सिर्फ हेड ही इंटर करेगा, सिर्फ हेड ही इंटर करता है सेकेंडरी oocyte के अंदर, ठीक है। तो जब स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब ये इंटर करता है एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद, और जब ये कांटेक्ट में आता है सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वहां पे एक ब्लॉकेज बना लेता है, ठीक है। ये ब्लॉकेज जरूरी है ताकि सिंगल स्पर्म ही सिर्फ इंटर कर सके सेकेंडरी oocyte के अंदर, राइट। अगर ये ब्लॉकेज नहीं बनेगा तो फिर पॉलीस्पर्मी लाइक कंडीशन होगी, यानी कि एक से ज्यादा स्पर्म इंटर कर जाएगा ओवम के अंदर, और फिर ये पॉसिबल है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो इंटरप्ट हो जाए, सक्सेसफुल ना हो। इसलिए
जब स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर जाने के बाद फ्यूज करता है सेकेंडरी ओसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद, तो वो ब्लॉकेज बनाता है, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेकेंडरी ओसाइट का वो डीपोलराइज्ड हो जाता है, राइट। आपको ध्यान में रखना, डीपोलराइज्ड माने कि वो पॉलीस्पर्मी वाले जो कंडीशन है उसको रोक सकता है, वो एडिशनल स्पर्म को सेकेंडरी ओसाइट के अंदर इंटर करने नहीं देगा, ये सिंगल स्पर्म ही सिर्फ इंटर करेगा सेकेंडरी ओसाइट के अंदर, ठीक है। और एक्रोजोमल रिएक्शन के लिए कैल्शियम आयन का प्रेजेंट होना ये एसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैल्शियम आयन के एब्सेंस में कभी भी एक्रोजोमल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही एक्रोजोमल रिएक्शन होता है, उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेकेंडरी ओसाइट का वो डिपोलराइज्ड हो जाता है, यानी अब कोई दूसरा स्पर्म तो इसके अंदर इंटर कर नहीं सकता है। इसके ठीक बाद एक और रिएक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। यहाँ पर मैंने इस प्रोसेस को मेंशन किया है। तो एक और प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं, एक और रिएक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। और इस कॉर्टिकल रिएक्शन के दौरान सेकेंडरी ओसाइट के अंदर जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं वो कॉर्टिकल एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ठीक है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रिलीज करते हैं कॉर्टिकल एंजाइम, और इस कॉर्टिकल एंजाइम की वजह से जो जोना पैल्यूसिडा लेयर है सेकेंडरी ओसाइट का, जो इनर लेयर है जोना पैल्यूसिडा, ये इम्परमिएबल हो जाता है, यानी ये हार्ड हो जाता है, इतना टफ हो जाता है कि ये किसी भी तरह के स्पर्म को अब अंदर इंटर करने नहीं दे सकता। तो यहाँ पे दो टाइप्स के ब्लॉकेज को हमने डिस्कस किया, जो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है, एडिशनल स्पर्म को अंदर इंटर नहीं करने देता। पहला ब्लॉकेज कब हुआ, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म का फ्यूज करेगा सेकेंडरी ओसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे सेकेंडरी ओसाइट के वो डिपोलराइज्ड हो जाएंगे, जिसके वजह से पॉलीस्पर्मी रुकेगा, यानी एडिशनल स्पर्म इंटर नहीं कर सकता है। ठीक इसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन होगा, जहां कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से रिलीज होने वाले कॉर्टिकल्स एंजाइम जोना पैल्यूसिडा को हार्ड कर देते हैं, इम्परमिएबल कर देते हैं, जिसके वजह से पॉलीस्पर्मी वाला जो कंडीशन है वो प्रिवेंट हो जाता है, यानी एडिशनल स्पर्म अब इंटर इसमें नहीं कर सकता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जो स्पर्म का हेड है सिर्फ वही अंदर इंटर करता है। तो जब स्पर्म का हेड इंटर कर जाता है सेकेंडरी ओसाइट में, और वो जब अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाकर, जब वो अटैच होता है तो उस दौरान मियोटिक सेकेंड का जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी ओसाइट में शुरू हो जाता है। सेकेंडरी ओसाइट और ओवम डिफरेंट चीज है, ठीक है। बुक्स में या एनसीईआरटी वगैरह में आपको सिमिलर करके दिखता है, लेकिन सेकेंडरी ओसाइट और ओवम बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। और मैंने ओजेनेसिस में भी आपको बताया था कि जब स्पर्म के कांटेक्ट में सेकेंडरी ओसाइट आता है तभी उसमें मियोटिक सेकेंड का प्रोसेस शुरू होता है, जिसके रिजल्टेंट, जिसके फलस्वरूप एक मैच्योर ओवम और स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो मैं वही उसी पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है स्पर्म, तो फिर मियोटिक सेकेंड का जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी ओसाइट में शुरू हो जाता है, और मियोटिक सेकेंड के फलस्वरूप, मियोटिक सेकेंड के रिजल्टेंट एक लार्ज मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन होता है, और इसके साथ साथ ही एक स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चूंकि ये अनइक्वल डिवीजन है, इसलिए जो दो नए न्यूक्लियस बनते हैं वो अनइक्वल होते हैं। कैसे, तो जो मैच्योर ओवम है वो बड़ा होता है और जो सेकेंड पोलर बॉडी है वो छोटा होता है, लेकिन ये सेकेंड पोलर बॉडी डीजेनरेट कर जाता है, ठीक है। ये क्या होगा, डीजेनरेट कर जाएगा। तो मेल का जब हेड कंप्लीटली इंटर कर जाता है तो वो अपने न्यूक्लियस को रिलीज कर देता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं मेल प्रो न्यूक्लियस, राइट। मेल का हेड जब इंटर कर जाता है, मेल स्पर्म का हेड जब इंटर कर जाता है सेकेंडरी ओसाइट में, तो ये न्यूक्लियस को रिलीज करता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेल प्रो न्यूक्लियस। और फिर सेकेंडरी ओसाइट एमियोटिक सेकेंड के लार्ज मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन होता है सेकेंड पोलर बॉडी का। सेकेंड पोलर बॉडी तो डीजेनरेट हो जाता है, तो फिर मैच्योर ओवम अपना न्यूक्लियस रिलीज करती है, जिसे हम लोग कहते हैं फीमेल प्रो न्यूक्लियस। और ये दोनों टाइप के न्यूक्लियस, यानी स्पर्म के न्यूक्लियस और ओवम के न्यूक्लियस जब फ्यूज हो जाते हैं तो इसके रिजल्टेंट, इसके फलस्वरूप फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूं हम लोगों ने इस पूरे इवेंट में, इस पूरे वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो स्पर्म और ओवम यानी मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है उसे हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के वाइडर पार्ट में होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एम्पुला, ठीक है। जब इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है, यानी जब मेल सीमेन डिस्चार्ज करता है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में, तो सीमेन के अंदर जो नंबर होता है स्पर्म का वो काफी लार्ज होता है, यानी 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स सिंगल इजैकुलेशन में रिलीज होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 200 से 250, लगभग 250 के आसपास स्पर्म ही
फैलोपियन ट्यूब में ओवम के पास पहुंच पाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, राइट। उसका मैंने आपको बताया कैपेसिटेशन के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि जो स्पर्म बॉडी में इंटर करता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाता है, वो कैपेबल नहीं होता है ओवम के लेयर्स को तोड़ने के लिए, ठीक है। उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती है कि वो ओवम के लेयर को यानी जूना पैल्यूसिडा कोरोना रेडियाटा को तोड़ सके। ऐसा कैपेसिटी ओवम में पहले से नहीं होता। ये ट्रेनिंग स्पर्म को मेल बॉडी के अंदर नहीं मिलती। ये ट्रेनिंग कहाँ मिलती है उसको? जब वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाता है तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का जो सिक्रेशन होता है वो एक्रोसोम के ऊपर जो कवर्ड पाए जाते हैं उसे वो वॉश कर देता है, जिसके बाद स्पर्म का जो एक्रोसोम है वो ट्रेंड हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और तब वो कैपेबल हो जाता है कि वो ओवम के सिक्रेटरी सिस्टम को, ओवम के लेयर्स को तोड़ सकता है सक्सेसफुली फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। फिर जब ओवुलेशन का प्रोसेस होता है तो यहाँ ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ठीक है। जब स्पर्म कांटेक्ट में आता है सेकेंडरी oocyte के तो ये जाता है एक्रोसोमल रिएक्शन में, जहाँ पे एक्रोसोम से रिलीज होता है स्पर्म लाइसिन एंजाइम, जिसमें हियालुरोनिडेज, जोनालाइसिन और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होते हैं। ये सारे केमिकल्स मिलके ओवम के लेयर्स को ब्रेक करने का काम करते, तोड़ने का काम करते, ताकि स्पर्म इजीली इंटर कर सके। जब अंदर स्पर्म इंटर करता है तो वो सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है, और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है तो सेकेंडरी oocyte का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो डीपोलराइज्ड हो जाता है, यानी वो उसके अंदर ये पावर आ जाती है कि वो पॉलीस्पर्मी वाले कंडीशन को यानी कि एडिशनल स्पर्म को एंट्री से रोक देता है। इसके ठीक बाद एक और रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन, जहां कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कॉर्टिकल एंजाइम सीक्रेट करते हैं और ये जोना पैल्यूसिडा को इम्परमिएबल कर देता है, हार्ड कर देता है, और ये एक सेकेंड ब्लॉकेज के तौर पर काम करता है, और ये भी पॉलीस्पर्मी को रोकता है, यानी एडिशनल स्पर्म को इंटर करने नहीं देता है। तो जब स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, जब उसके साथ वो फ्यूज होता है तो मियोटिक सेकेंड का जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी oocyte में शुरू हो जाता है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि स्पर्म का सिर्फ हेड ही इंटर करता है सेकेंडरी oocyte के अंदर, जहां वो अपना न्यूक्लियस रिलीज कर देता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस। जब मियोटिक सेकेंड कंप्लीट होता है सेकेंडरी oocyte के अंदर तो ये एक लार्ज मैच्योर ओवम और स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है। पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाता है और ओवम अपना न्यूक्लियस रिलीज करता है, जिसे हम लोग कहते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस। फिर स्पर्म और ओवम के दोनों न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप स्टूडेंट इट इज क्लियर। तो अगर इसके अलावा भी आपका अपना कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक लिख के मुझे भेज सकते हैं वीडियो बनाने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाए हर एक टॉपिक का, एनसीईआरटी को कवर करते हुए, ताकि नीट का जो प्रिपरेशन है आपका वो आपके लिए ईजी हो सके। और आगे के जो वीडियोज़ आएंगे, आगे की जो सीरीजेज होंगे हमारे चैनल पर, उसमें मैं ये भी कोशिश करूँगा कि नीट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं पर्टिकुलरली अलग अलग टॉपिक पर सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को आप शेयर करें ताकि सारे स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।